अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे ओवरफ्लो और अंडरफ्लो के लिए। जब भी हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल बनाने के बाद उसके लिए हमें मेमोरी में कोई ना कोई जगह वो रिजर्व करनी पड़ती है। जब हम मेमोरी में वेरिएबल के लिए जगह रिजर्व करते हैं तो वहां पे आमतौर पे हमें एक लिमिट असाइन करनी पड़ती है और उस लिमिट में हमने वैल्यूज को स्टोर करना होता है। मेमोरी के अंदर हमारे पास हर डेटा टाइप के अगेंस्ट एक लिमिट होती है जिसके अंदर हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं। आमतौर पे न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए जो रेंज हमने लास्ट टॉपिक के अंदर पढ़ी थी वो थी 3 to 767 पॉजिटिव वैल्यू में और नेगेटिव वैल्यू में -3 to 768। अब अगर कोई भी वैल्यू जो इस रेंज से ऊपर या इस रेंज से नीचे है, अगर वो वैल्यू हम सिस्टम के अंदर स्टोर करते हैं या वो वैल्यू जनरेट होती है तो उसके नतीजे में क्या होगा? उसके नतीजे में या तो अंडरफ्लो होगा या ओवरफ्लो होगा। अंडरफ्लो और ओवरफ्लो होने के नतीजे में आमतौर पे एरर जनरेट होते हैं। मोस्टली या गार्बेज वैल्यू जनरेट हो जाएगी या एरर जनरेट हो जाएगा। तो उस चीज से ओवरकम करने के लिए, उस चीज को अवॉइड करने के लिए फिर हम क्या मेथड अडॉप्ट करते हैं वो भी हम इंशाल्लाह आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं व्हाट इज अंडरफ्लो। अंडरफ्लो occurs when the value assigned to the variable is less than the possible minimum value। जब हम पॉसिबल मिनिमम वैल्यू से लेसर वैल्यू आमतौर पे सिस्टम के अंदर वेरिएबल को असाइन करते हैं तो उस वक्त हमारे पास अंडरफ्लो होता है। जैसे एक इंटीजर वेरिएबल की जो रेंज अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की थी वो -3 to 768 होती है। ये उसकी लोएस्ट रेंज होती है। अगर हम इस असाइंड वैल्यू से नीचे चले जाते हैं तो उसके नतीजे में क्या होगा? उसके नतीजे में हमें अंडरफ्लो देखने को मिलेगा। स्क्रीन के ऊपर आपको एक एग्जांपल नजर आ रही है। आप इस एग्जांपल को देखेंगे तो आपको आसानी से समझ इस टॉपिक उसके बाद हम दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, वो है ओवरफ्लो। अब ओवरफ्लो कब होता है? एन ओवरफ्लो occurs when the value assigned to the variable is more than the maximum possible value। जब हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू से वैल्यू एक्सीड हो जाती है, मतलब उस लिमिट से वैल्यू एक्सीड होगी तो उसके नतीजे में क्या होगा? ओवरफ्लो हो जाएगा। जब आमतौर पे एक इंटीजर को हम वैल्यू असाइन करते हैं या एक इंटीजर मेमोरी में क्रिएट किया जाता है वेरिएबल, तो उसकी अपर वैल्यू या अपर लिमिट जो होती है वो होती है 3 to 767। लेकिन अगर हमने लिखा 3 to 768 तो वहां पे आमतौर पे ओवरफ्लो वो अकर होगा। अब इसकी मिसाल भी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। आपको बता देता हूं कि आप लोग अंडरफ्लो और ओवरफ्लो को कैसे समझ सकते हैं। हमने जो बात अभी थोड़ी देर पहले स्क्रीन के ऊपर एक मिसाल से की है, अब मैं आपको यहां पे उसकी वजाहत देता हूं कि बेसिकली यहां पे जो वैल्यूज जनरेट हुई हैं ये वैल्यूज कैसे जनरेट हुई हैं। हम यहां एक सर्कल बनाते हैं, उस सर्कल के ऊपर हम वैल्यूज नॉमिनेट कर देते हैं। ये सर्कल 0 से लेके 3 to 767 पॉजिटिव वैल्यू और 0 से ही लेके -3 to 768 के दरमियान।
आप देखेंगे कि जब आप 3 to 7 6 7 में एक का इजाफा करेंगे तो सर्कल के अगेंस्ट हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू आनी चाहिए वो है -3 to 7 6 8। जब आप उसमें वैल्यू 2 इंक्रीमेंट करते हैं तो उसके नतीजे में ये नेगेटिव साइड की तरफ जो सर्कल है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव वैल्यू असाइन करते हैं, इसकी भी मिसाल आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। अगर आप एक नेगेटिव वैल्यू असाइन करते हैं, मसलन आपने वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी 3 to 7 6 8 माइनस में, और अगर आपने इसमें -1 -2 -3 ऐड किया तो उसके नतीजे में ये वैल्यू प्लस सर्कल की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। सो अंडरफ्लो और ओवरफ्लो को समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है सर्कल की फॉर्म में, आप इसको समझ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अंडरफ्लो और ओवरफ्लो का टॉपिक वो आपको आसानी समझ आ चुका होगा। बेसिकली ओवरफ्लो और अंडरफ्लो ये कंपाइलर से कभी भी डिटेक्ट नहीं होते। ये आमतौर पे जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स जनरेट भी नहीं करते। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी एज ए यूजर होती है कि हम जब वेरिएबल को वैल्यू असाइन करें तो वो वैल्यू रेंज के अंदर होनी चाहिए। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।